एक घंटे की इस महफिल में हम शैलेंद्र की गीत यात्रा को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। और आज जो बात हो रही है वो मेरी इस किताब उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र के बहाने शैलेंद्र की गीत यात्रा पर हो रही है। ये किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। शैलेंद्र की जन्मशती के मौके पर इस पुस्तक को लिखा गया है। उनकी इस जो गानों का ख़जाना वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो हम उन्हें सलाम कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात और बहुत ही सुखद संयोग ये है कि 22 फरवरी 1963 को, यानी आज से तकरीबन 62 बरस पहले, इसी पटना शहर में वीणा टॉकीज, मुझे नहीं मालूम कि इस समय वो होती है कि नहीं होती है, अभी है, बंद हो गई। वीणा टॉकीज में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गंगा मैया तो है पीरी चढ़ेबो। आज ही के दिन, तो आज उस फिल्म ने अपनी यात्रा के 62 बरस पूरे किए हैं, शैलेंद्र के गानों से सजी वो फिल्म। और हम यहाँ पटना में बैठकर शैलेंद्र की गीत यात्रा को सलाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस गाने से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल 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 सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी टीम को इनवाइट करने के लिए। दैनिक जागरण की मैं बहुत आभारी हूँ। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ हे गंगा मैया से। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। हेलो हेलो। बस इंट्रोडक्शन था ये। अब मैं जो गाना है वो शुरू करने जा रही हूँ। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा राम। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा राम। ना मोर गुण ढंग ना मोर करनी, ना मोरे को गहनवा हो रामा। ना मोर गुण ढंग ना मोर करनी, ना मोरे को गहनवा हो रामा। खोल घूंघट जब पिया मोह देखिए, करबई में कवन बहनवा, हाय राम करबई में कौनो गहनवा। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा राम। बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत सबका। धन्यवाद आपका। ये जो चेयर यहाँ रखी है इधर करवा दें, वो बीच में कुछ वैसे कोई लग रही- वॉलंटियर हो तो ये चेयर उसको वहाँ हटा रख दें। आ, और यस यस यस, यतीन्द्र जी शुरू कीजिए। नहीं, आपने शुरू किया। बस ये बताना चाहता था कि ये जो निर्गुण है जो फिल्म में आया और जिसे बाद में बहुत पारंपरिक ढंग से गाया गया, शुरुआत में इसे राग तिलक कामोद की बंदिश है। ये गंगा मैया तो है पीरी चढ़ाई ब,
सैया से कैदा मिलनवा हाय राम। और इसको इसमें थोड़े से पाठ भेद करते हुए शैलेंद्र ने गाने लिखे जो बहुत मशहूर हुए। हम लोग बहुत सारे गाने ऐसे बताने वाले हैं आपको कि किस तरह से शैलेंद्र ने भारतीय फोक को रिवाइव किया और सिनेमा की दुनिया में उसे आगे बढ़ाया। मुझे लगता है साउंड बढ़ा दें माइक का तो अच्छा है। और आज 63 साल पूरे हो रहे हैं इस गाने को, 100 साल शैलेंद्र की जन्म शताब्दी को। हमारे बगल यूनुस खान साहब बैठे हैं जिनकी गीतों के जादूगर शैलेंद्र किताब अभी इसी जन्म शताब्दी पे आई है, तो उनको बहुत बधाई। जागरण संवादी परिवार को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शैलेंद्र स्मरण का ये कार्यक्रम रखा है। एक बात जो शैलेंद्र के संदर्भ में मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि पूरी तरह वामपंथी रुझान के मार्क्सवादी आंदोलन और इप्टा से जुड़े हुए शैलेंद्र भारतीय ढंग के गीतकार थे। मैं 3-4 गानों के उदाहरण देता हूँ कैसे उन्होंने इंडियन फोक को, इंडियन कंटेक्स्ट को अपने गीतों में उतारा। कबीर की एक उलटबासी है, पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आप मधुमती का गाना सुनिए, आजा रे परदेसी में तो कब से खड़ी उस पार, उसमें वो इस्तेमाल करते हैं मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। ये सीधे सीधे उलटबासी से उठ के आता है। फिर संगम का एक गाना है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। वैजंती माला का वर्जन उसमें आता है, अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए, जाने कभी नाखों का शर्माना जाएगा। अद्भुत रेफरेंस है ये। हाँ। अद्भुत रेफरेंस है। आमतौर पर ये जो बात यतीन्द्र जी कहने जा रहे हैं, हमने जब जब ये गाना सुना है हमने इस रेफरेंस के बिना सुना है। ये इतनी गहरी बात करने जा रहे हैं, मुझे पता है कि ये क्या कहने वाले हैं, इसलिए मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए। ये दरअसल शैलेंद्र की माँ सावन का सोमवार व्रत करती थी, तो वो अपने पति के लिए, या वो उन्होंने एक बार अपने पिता से पूछा है, उनकी बेटी का रेफरेंस है, बेटी का नाम अमला दीदी, अब अमला मजूमदार। तो अमला मजूमदार ने हमको और यूनुस भाई को बताया था कि सावन का सोमवार, 16 सोमवार का व्रत उनकी माँ करती थी अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए और उनके प्रेम और उनके दाम्पत्य के लिए। वैजंती माला इस फिल्म में सोमवार की कथा बता रही हैं कि अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए, कि मतलब कितने सावन के सोमवार कर लिए, अभी तक आंखों का शर्माना नहीं गया, अभी भी नहीं कह पा रही हूँ कि तुम मेरे प्रेमी हो, तुम मेरे प्रियतम हो। ये इंडियन रेफरेंस है। फिर एक गाना है जिसे यूनुस खान ने पकड़ा, जिस देश में गंगा बहती है का, ओ बसंती पवन पागल। उसमें एक पंक्ति आती है, बन के पत्थर हम पढ़े थे सूनी सूनी राह में, जी उठे हम जब से तेरी बाह आई बाह में। ये रामकथा का अहिल्या उद्धार प्रसंग है। पत्थर बन के पड़ी हुई है और जब से छू दिया है वो जी उठी है। और चौथा रेफरेंस है, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। सावनी गाई जाती है हमारे यहाँ, वर्षा ऋतु का गीत गाया जाता है, खुसरो की परंपरा में गाया जाता है। जो बहुत सारी रेफरेंस है सावन के, उसमें ये है कि अम्बुआ तले डोला रख दे मुसाफिर, रख दे मिहरवा, आई सावन की बहार रे। और भारतीय परंपरा में गाया जाता है, नींबुआ टले डोला रख दे मुसाफिर, आई सावन की बहार रे। तो उसको, और उसमें एक पंक्ति आती है जो खुसरो के लिए कही जाती है, कि खुसरो ने लिखी है कि अपने महल में गुड़िया खेलत रही, सैया ने भेजे कहार रे। और शैलेंद्र बदलते हैं बंदनी में इस गाने को कि बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई। वाह। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 गाने, हमारे पास ऐसे सैकड़ों गानों की लिस्ट होगी, हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि शैलेंद्र दरअसल क्या कर रहे थे। वो शैलेंद्र, और ये सब जवानी के गीत हैं उनके, बिल्कुल अर्ली डेज़ के गीत हैं, जब वो इप्टा से जुड़े हुए थे, जब वो पूरी तरह से मार्क्सवादी रुझान के
गीत लिख रहे थे, नॉन फिल्म सॉन्ग लिख रहे थे। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। ऐसा आदमी सावन का रेफरेंस लाता है, ऐसा आदमी राम कथा का अहिल्या उद्धार लाता है, ऐसा आदमी कबीर की उलटबासी लाता है, और ऐसा आदमी खुसरो और भारतीय परंपरा में सावन के गीत में बेटियों के मायके आने का आमंत्रण देखता है। शैलेंद्र इन्हीं तत्वों से मिलकर बनते हैं। एक और चीज जो शैलेंद्र को बहुत खास बनाती है वो है उनके गानों का जीवन दर्शन। शैलेंद्र के गानों में ऐसी सूक्तियां मिलती हैं, यूं लगता है जैसे उन्होंने गाने में मोती पिरो दिए हैं, जिंदगी की राहों में जो रोशनी बन गए हैं। कहीं वो लिखते हैं कि कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। अगर आज हम जावेद साहब को बहुत मिस कर रहे हैं, वो हमेशा मंच पर होते हैं तो एक रेफरेंस बोलते हैं, क्यों नाचे सपेरा, इसी गाने का की एक पंक्ति है। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई गीतकार क्यों नाचे सपेरा की टक्कर का गीत लिख ले तो वो शैलेंद्र से बड़ा गीतकार कहलाएगा। लेकिन शैलेंद्र के गानों के जीवन दर्शन की बात देखिए कि काम नित नए गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई ना मिले तो अकेले में गाना, कविराज कहे ना ये ताज रहे ना ये राज रहे ना राज घराना, मेरा नाम राजू घराना अनाम। जहाँ एक तरफ वो ये बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब वो मेरा जूता है जापानी में लिखते हैं, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। और श्री 420 के एक गाने में वो लिखते हैं कि दुनिया उसी की है जो बढ़ता जाए, दुनिया के साथ जो बदलता जाए। ये गाना है मुड़ मुड़ के ना देख। आप ये देखिए कि फिल्म के दायरे में वो आम आदमी की बात भी करते हैं, जीवन दर्शन भी देते हैं। मुझे उजाला फिल्म के एक गाने का रेफरेंस याद आ रहा है। ये गाना मुझे लगता है कि वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने भूख को बहुत शिद्दत से जिया है, जिसने अपने जीवन में अभाव देखे हैं। वो लिखते हैं, सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम, ए आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। फिर क्या है कि आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, घी रोटी करारी सिके, घी उस पे असली लगे। पूरा मेन्यू दिखाते हैं वो। और वहाँ मोहल्ले के गरीब बच्चों के साथ एक मजदूर हीरो ये गाना गा रहा है। तो आप ये पाएंगे कि शैलेंद्र के गानों में बहुत ही समाज के जो ऐसे तबके के जो शोषित है उस तबके के रेफरेंस भी मिलते हैं और जीवन दर्शन भी मिलता है। 2 बीघा ज़मीन के गाने में वो कहते हैं कि हो के हमारी हुई ना हमारी, गजब तेरी दुनिया हाय मोरे रामा। तो ऐसी बात भी शैलेंद्र 2 करते बीघा हैं। जमीन में ही वो कहते हैं, धरती कहे पुकार के बीच बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए। तो मुझे लगता है कि और शैलेंद्र की वर्सेटैलिटी ये है कि जब जब उनको मौका मिलता है वो भरपूर मजाहिया गाने बनाते हैं, कॉमिक सेंस के गाने बनाते हैं, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए। अब आप ये देखिए कि ऐसा गाना, और वो गाना आज हिट है, आज आप याद करते हैं और उसको क्लासिक गाना माना जाता है। हर दूसरी फिल्म में शैलेंद्र कहीं इस तरह का खिलंदड़ापन भी रचते हैं, ये उन्हीं के पास है, जबकि वो एक बहुत बड़े जीवन दर्शन के शायर हैं। मज़ाहिया गानों की बात हुई तो मुझे एक गाना याद आया जहां वो लिखते हैं कि नई दिल्ली फिल्म का गाना है कि अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। इस किताब को लिखते हुए जब मैंने इस गाने को बार बार सुना तो मुझे एक जगह ऐसी थी जहां मैं ठहर गया, जहां वो लिखते हैं, ये रेफरेंस जो है ये 1957 का है, ये फिल्म 1957 में आई थी। और शैलेंद्र जी लिख रहे हैं, पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद सितारों तक जाएगा देखना एटमी घोड़ा। ये मज़ाहिया गाने के दायरे में वो कह रहे हैं कि कल चांद तारों तक एटमी घोड़ा जाएगा, यानी वो इस बात से वाकिफ हैं कि दुनिया में एटम की ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। 1966 में शैलेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और जब इंसान चांद पर जाता है 23 जुलाई 1969 को, तो हमें शैलेंद्र याद आते हैं। और फिर इंसान जाग उठा फिल्म का गीत याद आता है, ये चंदा रूस का ना ये जापान का, ये तो हिंदुस्तानी प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। इंसान जाग उठा की बात की तो एक रिश्ता है एस.डी. बर्मन और शैलेंद्र का, लव हेट का रिश्ता है, कभी झगड़ते हैं कभी दोस्ती करते हैं।
एस डी बर्मन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते थे अपने पार्श्व गायक गायिकाओं से, कभी अरेंजर से और कभी लिरिसिस्ट से। एक मज़ेदार किस्सा मुझे गुलजार साहब ने बताया कि जब कानू राय उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो उनके साथ वो एक बंगाल में गए हॉकी का मैच देखने। वो मोहन बागान के समर्थक थे और वो रॉयल बंगाल के थे कानू राय। टिकट दोनों खरीदा था एस डी बर्मन ने। जब एस डी बर्मन मैच शुरू हुआ और वो मोहन बागान को चीयर अप कर रहे थे, तो उनको लगा कि जिस असिस्टेंट को मैं लेके आया हूँ वो विपक्षी पार्टी का समर्थक है। अब उनको कुछ बोल तो पाए नहीं। बीच में जब मध्यांतर हुआ और सब लोग बाहर आए, तो ये बहुत नाराज़ थे और कानू राय बहुत खुश थे क्योंकि उनकी टीम जीत रही थी। उसके बाद जब दोबारा अंतराल के बाद मैच शुरू हुआ, तो वो कानू राय को अंदर लेके नहीं गए, टिकट उनसे छीन लिया और कहा कि तू मोहन बागान का समर्थन नहीं कर रहा है, इसलिए तू अंदर नहीं जाएगा और तू अपना टिकट वापस कर, और अंदर बैठ गए। तो उसके लिए मजरू सुल्तानपुरी कहते थे एस डी बर्मन के लिए कि वो बच्चों की तरह कमीने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चों की तरह की कमीनगी एस डी बर्मन दिखाते थे। और जब ये गाना बना इंसान जाग उठा का, जानू जानू री काहे खनके है तोरा कंगना, तो इस गाने का जो हुक लाइन या जो इसके डमी वर्ड्स दिए उन्होंने लिख के गा के दिए, बापू बापू जी बकरी का दूध पीता है। गांधी जी के लिए उन्होंने लिखा कि बापू बापू जी बकरी का दूध पीता है, और ऐसे ही गाया और उन्होंने कहा कि इस पे गाना बना दो। तो शैलेंद्र ने फिर उसी मीटर पे बनाया, जानू जानू री काहे खनके है तोरा कंगना। कभी ये भी स्टडी का मामला बनेगा फिल्म म्यूज़िक के स्टडीज़ में कि डमी वर्ड्स क्या थे और ओरिजिनल वर्ड्स क्या थे। चूँकि बात एस डी बर्मन की चल रही है, तो मुझे याद आया कि शैलेंद्र ने एस डी बर्मन के लिए एक जुमला लिखा था जो बाद में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गाने में बदला, और वो था पान खाए सैया हमारो मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। क्योंकि बर्मन दादा पान खाते थे और हमेशा उसके दाग यहाँ रहते थे, तो पहले ये गाना सुनते हैं, पान खाए सैया हमारो। तीसरी कसम फिल्म। शैलेंद्र, चूंकि हम यहाँ हैं, पटना में हैं, तो जाहिर है कि हम बिहार की इस सरजमी को सलाम भी करना चाहेंगे। हमने मंगाई सुरमेदानी। साउंड थोड़ा गेन करिए। हमने मंगाई सुरमेदानी, ले आया जालिम बनारस का जरदा। हमने मंगाई सुरमेदानी, ले आया जालिम बनारस
बहुत दिलचस्प बात जिस पर यतीन्द्र जी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शैलेंद्र गाने तो लिखते थे, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसके संवाद शैलेंद्र ने लिखे थे, और वो फिल्म थी बिमल रॉय की फिल्म परख। और परख इलेक्शन रिफॉर्म पर बनी फिल्म है, और उनके संवाद, अब ज़रा ये अंदाज़ा लगाइए कि 1960 से लेके आज तक कितना ज़माना बदला, कितने लोग आए और गए, लेकिन शैलेंद्र क्या लिखते हैं, संवाद देखिए। अरे भाई सभी अच्छे आदमी नहीं वो, लेकिन गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन है इसका फैसला कौन करेगा? गांव में वोटिंग हो रही है और जो सबसे अच्छा आदमी होगा, एक गुमनाम चेक आया है, वो उसको दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं अरे सभी अच्छे आदमी है मुकुंद, तुम इन बातों में मत पड़ो। अगर दुनिया में चैन से जीना चाहते हो तो तुम भी अच्छे आदमी हो, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, ये भी अच्छा आदमी है, सब अच्छे आदमी हैं। ये दरअसल इलेक्शन रिफॉर्म की वो बात कर रहे हैं जहाँ एक आम आदमी राजनीति से खुद को दूर खींच लेता है और एक तटस्थ भाव रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस फिल्म में शैलेंद्र ने गाने कितने अद्भुत लिखे हैं, ये तो संवाद की बात है, गाने कितने अद्भुत लिखे हैं। मुझे लगता है कि आपने परख की बात की, प्रशांत जी जहाँ हो फटाफट जरा गूगल उस पर यूट्यूब पे निकलवा लें गाना। मिला है किसी का झुमका, हरी हरी नीम तले, सच्ची मोती वाला झुमका। आप सिर्फ ये देखिए इसमें जो लय और बीट का पैटर्न है, आप जा कर के यूट्यूब पे गाना देखिएगा, जैसे जैसे सम पे ताल कटती है, साधना को वैसे वैसे बिमल रॉय ने एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी पे उतारा है। और जो फोक ट्यून है और जो सलील चौधरी का अपना एक उठान है, हालांकि मेरे मन के दिए जो कॉर्ड म्यूजिक पर है, और जो दूसरा गाना है वो सजना बरखा बहार आई। परख अपने में एक कंप्लीट एल्बम है एक बढ़िया म्यूज़िक का। अगर आप सलील चौधरी, बिमल रॉय और शैलेंद्र के बारे में जाएं, कोई गाना एक से कहीं कमज़ोर नहीं है। मैं गाना ओरिजिनल साउंड ट्रैक में इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1960 में कितना बड़ा काम हो रहा था। और जब पटकथा की बात आपने की तो एक फिल्म बन रही थी पिंजरे के पंछी, उसमें ये तय हुआ था कि गुलजार गाना लिखेंगे और शैलेंद्र पटकथा लिखेंगे। उल्टा हो और उल्टा हो गया, शैलेंद्र ने पटकथा लिखी, गुलजार ने पटकथा लिखी और शैलेंद्र ने गाना लिखा। यहाँ गाना सुनाने से पहले एक चीज़ पर और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस फिल्म ने गुड़हल के फूल यानी हिबिस्कस के प्रति हमारा नज़रिया ही बदल के रख दिया है। अब जहाँ कहीं भी है। हाँ, अब जहाँ कहीं भी जासौन या गुड़हल या हिबिस्कस हम जो कह लें, वो खिला हुआ दिखता है तो वो यूं पलटा हुआ दिखेगा, और हर बार जहन में यही गूंजता है, मिला है किसी का झुमका। साउंड बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। हरे हरे नीम तले, ओ सच्ची मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। इसमें एकॉर्डियन, चेलो, मैंडोलिन और एक ओबो करके वाद्य होता था। ओबो सिर्फ सलील चौधरी यूज करते थे। मुझे लता जी ने बताया कि ओबो का इस्तेमाल जो वुड ब्लॉक्स की तरह होता था वो सलील चौधरी इसमें कर रहे हैं। इस गाने को आप घर जाकर तसल्ली से सुनिएगा, और अगर मुमकिन हो और कहीं गमले में या बगीचे में जासौन लगा हो तो उसको अपने सामने रख लीजिएगा, आपको अलग ही आनंद आएगा। अब हम चलते हैं राज कपूर के सिनेमा के संसार की तरफ, जिनके लिए शैलेंद्र ने गाने कैसे लिखे उसकी भी एक कहानी है। शैलेंद्र मुंबई गए तो वो रेलवे में वेल्डर थे और ज़िंदगी में मुफलिसी के दिन थे, और एक कवि सम्मेलन में जब वो गए तो उन्होंने जलता है पंजाब नाम की एक कविता सुनाई। राज कपूर ने उनसे पूछा कि आप मेरी फिल्म में गाने लिखोगे, तो शैलेंद्र ने कहा मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। उसके बाद ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई और वो झांसी में थीं और पैसों की ज़रूरत थी और शैलेंद्र के पास उतने पैसे नहीं थे। तो शकुंतला जी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, पूरा ब्यौरा लिखा था कि क्या हालात हैं, और लास्ट में लिखा था देर ना करना कहीं आस छूट जाए। ये चिट्ठी की पंक्ति थी। शैलेंद्र राज कपूर के पास गए
उनको याद आया कि वो उनसे गाने लिखवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। राज कपूर ने उन्हें पैसे दे दिए। शैलेंद्र ने वो पैसे झांसी भेज दिए। जब वो शैलेंद्र के पास पैसे जमा हो गए तो वो लौटाने के लिए गए। राज कपूर ने कहा कि मैं कोई सेठ साहूकार हूँ क्या कि तुम मुझे ऐसे पैसे वापस कर दोगे? अब तुम्हें मेरे लिए गाना लिखना पड़ेगा। और तब शैलेंद्र ने आवारा फिल्म में आवारा नहीं बरसात फिल्म में 2 गाने लिखे। एक तो पतली कमर है तिरछी नज़र है और दूसरा बरसात का टाइटल सॉन्ग। और उसमें वो लाइन आती है, देर ना करना कहीं ये आस छूट जाए। वो उनकी पत्नी की चिट्ठी से उन्होंने ली थी। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि राज कपूर का एक प्रतिनिधि गीत हो जाए, मेरा जूता है और जापानी। जब बरसात का गाना बन रहा था और शैलेंद्र के उस ग्रुप में एंट्री होनी थी, मतलब राज कपूर, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन के ग्रुप में एंट्री होनी थी लता मंगेशकर की, तो हुआ उसके पहले ये प्रकरण था कि गोपाल सिंह नेपाली का गाना लता मंगेशकर गा रही थी। गजरे फिल्म के लिए अनिल विश्वास का म्यूजिक था। कब आओगे साजना, बरस बरस बदली भी बिखर गई। तो अनिल विश्वास परेशान हुए। उन्होंने कहा मैं कैसे भी ये गाना राज कपूर को सुनाना चाहता हूँ। और रिकॉर्डिंग रोकी गई, राज कपूर को बुलवाया गया। राज कपूर ने आके सुना। फिर उन्होंने कहा कि ये गाना तुम सुन लो, ये नई लड़की उभर रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नई फिल्म में ये गाना गाए। दूसरे दिन जयकिशन भेजे गए। उसका एक बहुत मज़ेदार प्रसंग है कि राज कपूर का नौकर समझा लता मंगेशकर ने उनको, और उन्होंने आशा जी से कहा कि जिसके नौकर इतने सुंदर होते हैं वो खुद कितना हसीन होगा। और बाद में उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये तो म्यूजिक डायरेक्टर है। और फिर बरसात की टीम बनी। मुझे लगता है कि आवारा का कोई गाना या बरसात का कोई गाना आप गा दें जी। श्री 420 श्री 420। हेलो हेलो। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। यतीन्द्र भाई, एक बहुत दिलचस्प बात शैलेंद्र की गीतकारी की जिसको अब हम उभारना चाहते हैं, और वो ये है कि एक गीतकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि वो स्त्री मन के गाने लिखे। अब मैं उसी तरफ आना चाहता था। मैं पूरा मेडले बना के लाया हूँ ये कहने के लिए कि राज कपूर के यहाँ एजेंडा ड्रिवन गाने थे। बिल्कुल। वो ज़मीन से जुड़े हुए, हकीकत बयां करते हुए, थोड़ा सोवियत की जो अपनी एक सत्ता थी और जो नेहरूवियन थॉट था, आपने जुबली सीरीज़ देखी होगी, उसमें भी बहुत अच्छे से उभारा गया है। तो कहीं ना कहीं कि उनको एक वो एक दिया जाता था कि हर तरफ घूम फिर के एक आम आदमी की बात करनी है। लेकिन जैसे वो हटते हैं राज कपूर बैनर से, बाहर काम करते हैं, वो आज़ाद पंछी हो जाते हैं और स्त्री मन की जो सबसे सुंदर भावनाएं हैं वो शैलेंद्र व्यक्त करते हैं। और ये देखने वाली बात है कि 2 बड़े गीतकार जिन्होंने कभी अपने को रोमान का गीतकार नहीं कहा, शैलेंद्र और साहिर, ये दोनों सर्वाधिक प्रेम के सबसे सुंदर गीत लिखते हैं। एक चीज़ बहुत दिलचस्प है और मैंने किताब में इस पर एक चैप्टर भी लिखा है कि एक स्त्री के दर्द
उसके अकेलेपन और उसकी टूटन को उसी स्त्री की ओर से लिखना है, उस किरदार को आवाज़ देना है। तो दिल अपना और प्रीत पराई में सिचुएशन ऐसी है कि वो कश्मीर जाता है और शादी करके वापस लौटता है और मीना कुमारी जो है वो रह जाती हैं, मतलब उनका दिल पूरी तरह से टूट गया है। और फिर वो लिखते हैं, अजीब दास्तां है ये। ज़रा सोचिए कि कौन सी ऐसी अंताक्षरी है, कौन सी ऐसी महफिल है, कौन सी ऐसी अकेली शाम है जो इस गाने के बिना पूरी होती हो। और वहाँ पर वो ये लिखते हैं कि मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, या फिर किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। लेकिन यही शैलेंद्र आगे चलकर एक स्त्री की मन की जो पीड़ा है उसको लिखते हैं। संगम फिल्म में प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई एक स्त्री है, पति के मन में शंका आ गई है, शक आ गया है, और वो उसे दूर करके ये विश्वास दिलाना चाहती है कि हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि इस पर पूरा प्रवचन लिखा जा सकता है, लंबा मोनोलॉग, लंबा डायलॉग लिखा जा सकता है, पर शैलेंद्र कुछ पंक्तियों में लिखते हैं कि तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से वो आस नहीं, जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान हैं हम। और आगे वो लिखते हैं, कुछ और नहीं, इंसान हैं हम, वो मेरे सनम। तो एक स्त्री की मेरे मन के दिए की बात करो, मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। आप करो, आपका बड़ा प्रिय मुझे गाना लगता है। है कि धोखे के गाने भी सर्वाधिक शैलेंद्र लिखते हैं। हाँ, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है कि दोस्त दोस्त ना रहा लिखते हैं। दोस्त दोस्त ना रहो। जब स्त्री मन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे रिमार्केबल सॉन्ग है मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय देखो सैया बेईमान। सैया बेईमान तो एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, वो शैलेंद्र कर रहे हैं गाइड में, और तुरंत मेल वर्जन भी आता है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। यहाँ एक चीज जरूर हम लोग हाईलाइट करें, क्योंकि आम लोग जब गाने सुनते हैं तो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मुंह से छल किए जा और क्या से क्या हो गया एक ही ट्यून पर बने दो गाने हैं। और मुझसे छल किए जाए ऐसा गाना है जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा तबला बजाते हैं, जो संतूर के बहुत बड़े निष्णात कलाकार रहे हैं। मैं 3 गानों की 2 मिनट की मेडले है सुनाना चाहता हूँ, स्त्री मन को समझने के लिए, उसको परखने के लिए, शैलेंद्र की वर्सेटिलिटी को देखने के लिए, 60s के दौर को समझने के लिए, नवकेतन के बैनर को, ऋषिकेश मुखर्जी को, इन सब को समझने के लिए, इवन राज कपूर के बैनर को समझने के लिए। वो एक आदर्श 3 गीत हैं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था कि हम बहुत सारे गाने सुनाएं। प्रशांत जी, जो मैंने आपको एक मेडले शुरू में भेजा था वो बजवा दें। हाँ, पूरा जो है हम लोगों को 1 घंटा मजदूरी करनी है। की फुहार, पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो, आवे जागते रहो। किसी पगले बयां, पिया आज बातें जली मत छोड़ो, ठंडी ठंडी सावन की फुहार। आप पॉज कर सकते हैं, सुविधा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात जिसको रेखांकित करना जरूरी है कि जागते रहो कि ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें पति ने पत्नी को तकरीबन त्याग दिया है, और शैलेंद्र कितने कुशलता से ये लिखते हैं, पिया आज बाती जली मत छोड़ो। एक्सप्रेशन देखिए कि कितनी कुशलता से वो बात कह देते हैं जो किसी और तरीके से कहते तो बहुत गड़बड़ तरीके की बात हो जाती। लेकिन ये पूरा गाना एक एक लाइन धड़कती हुई लाइन है, और ये इस फिल्म को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। इसके बाद जो गाना आ रहा है वो अनुराधा का है, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म। इसमें एक डॉक्टर है और उसकी एक कलाकार पत्नी है जो उसकी अपनी कला से अलूफ है और उसका कला को बढ़ने नहीं दे रहा, और उसका बॉस आता है जब घर तो वो गाना गाती है। जो प्रेम है जो इसमें रोमान रचा गया है, और जिस तरीके से लता मंगेशकर इस गाने में कई दफ़ा हाय करती हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई आज तक ऐसा हाय कर पाएगा।
रविशंकर का म्यूज़िक है, लीला नायडू पर फिल्माया गया है, और इसमें भी वही दर्द है कि पति उसके सारे रूप, श्रृंगार, प्रेम सबसे अनजान है। तो वो वाला अंतरा इसी के बाद है। कजराना सोहे, कजराना सोहे, कजराना सोहे, कजराना सोहे, बरखाना भाई, बदराना सोहे, बरखाना भाई, बदराना सोहे। क्या कहूँ जो पूछे मुझसे मोरी सखियाँ, पिया जाने ना हाय। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात का जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया तो से ना लागे रे, ना लागे रे पिया, ओ पिया, ओ पिया, आहा पिया, ओ पिया तो से नैना लागे रे। जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। इस गाने में मुझे लगता है कि लव मेकिंग की सिचुएशन इससे बेहतर आज तक बन नहीं सकती है, भले ही नए गाने कितने भी सेंसुअस आ जाएं। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा उस गली का फेरा। चंद्रमा को भी रोक दिया है कि अभी मत करो, अभी आओ नहीं ना चमको, उसी दिन चमकना, उसी दिन आना जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। जब मैं अपने प्रियतम के आगोश में होंगी, उसी समय आके अपनी चांदनी बिखेरना। इतने खूबसूरत ढंग से लव मेकिंग मुझे लगता नहीं है कि किसी ने की है। इसके पैरेलल से एक ही गाना मुझे समझ में आता है, नीरज का लिखा हुआ तेरे मेरे सपने का, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, कि उसमें किस तरह से सारे आवर्तन आते हैं लव के। टूटने की बात, और कहीं से भी धोखा खाने की बात, कहीं कुछ रह गया है जो खुद तीसरी कसम का है, हाय गजब कहीं तारा टूटा, लूटा ले रूठा मेरे सैया ने लूटा। तो मुझे लगता है कि वो अपने ही जिंदगी का कुछ अर्ध कथात्मक कथा कहते चलते हैं। अगर हम शैलेंद्र के गानों के इस तरह से गानों का एक पूरी क्रोनोलॉजी बनाए, तो आपको उनके जीवन में अभाव, उनके जीवन में धोखा, उनके जीवन में स्त्री द्वेष, उनके जीवन में मित्रों से मिली हुई दुर्दशा, और हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की जो एक हार्ड क्रुएलिटी है उसके भी साक्षात होंगे। हालांकि सब कुछ के बाद, उनको सब तरह के परेशान करने के बाद भी राज कपूर उनको कविराज कहते थे। क्या बात है। और शैलेंद्र कैसे अपने गानों को कविता की ऊंचाई तक ले जाते हैं और एक स्त्री की पीड़ा का बयां करते हैं। दिल एक मंदिर फिल्म की सिचुएशन ऐसी है कि जीवन खत्म होने जा रहा है, गिनी चुनी सांसें बची हैं और ये सबको पता है, और वहाँ हीरोइन गा रही है और शैलेंद्र लिखते हैं, कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे, जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे, रुक जा रात ठहर जा चंदा, बीते न मिलन की रहना। आप ही की बात को मैंने आगे बढ़ाया। तो आप ये देखिए कि शैलेंद्र किस तरह से एक स्त्री मन की पीड़ा, उसके अधूरेपन, उसकी बेचैनी, उसके संतरास को आगे बढ़ा के चलते हैं। लेकिन यही शैलेंद्र एक आम आदमी के सपनों को भी किस तरह से लेके चलते हैं। आप इस बात को याद रखिए कि वो वेल्डर थे रेलवे में, और जब मुंबई पहुंचे तो वो एक रेलवे के क्वार्टर में रहते थे जो बहुत छोटा सा घर होगा, और जब उन्होंने फिल्मों में गाने लिखने शुरू किए तब एक ख्वाब देखा होगा कि इस माया नगरी में मेरा भी एक घर होगा। और उन्होंने फिल्म नौकरी में, जो बिमल रॉय का और शैलेंद्र का पहला साथ था,
2 बीघा जमीन के बाद, सॉरी। तो वहां वो क्या कहते हैं कि छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसरी बजाए, और उसमें किस तरह से वो अपने परिवार के प्रति समर्पित नजर आते हैं कि मेरा क्या, मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। और जब धोखा खाते हैं, जब जीवन से, जब बम्बई में उनको बहुत सारा टूटन मिलता है तो गाइड में लेके आते हैं, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। और मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, बंदनी का, ओरे माझी मेरे साजन है उस पार मैं इस पार, और मन की किताब से तू मेरा नाम भी मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे मिटा देना, मुझे आज की विदा का मर के भी रहेगा इंतज़ार। मुझे लगता है कि ये फ़िलॉसफी है, और मैंने कई लेक्चर्स में कहा है कि इनको फिल्मी गीतों से अलग हट करके भी इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चे ये पढ़ें इंडियन सेंसिबिलिटी, सिनेमा स्टडीज़ के बहाने, कि इन गीतों में हम क्या बात कह रहे हैं, किस तरह से हम सिमली लेकर के आ रहे हैं, किस तरह से हम वो सारे उस यथार्थ को बहुत रोमानियत के साथ पेश कर रहे हैं जो धीरे धीरे छीजती गई और कविता से लोगों का मुंह मुड़ गया। कितने खूबसूरत गाने का जिक्र यतीन्द्र ने किया है, मेरे साजन है उस पार। यहाँ मैं इसे और रेखांकित करना चाहता हूँ कि बंदनी फिल्म अपने आखिरी मोड़ पर पहुँचती है और वहाँ कल्याणी के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है डॉक्टर के पास जाने का, जो जहाँ वो शादी करके और अपना एक सहज जीवन बिता सकती है, और दूसरा रास्ता है अशोक कुमार के पास वापस जाने का। और क्लाइमेक्स का गाना है, बिमल रॉय ने ये रिस्क लिया कि क्लाइमेक्स में उन्होंने सीन्स की बजाय ये गाना, जरा सोचिए कि शैलेंद्र को क्या नरेशन दिया होगा। गाना है, हाँ, तो थोड़ी बात करते हैं, तब तक आप क्यों बजा कीजिए, दीजिए ओ मेरे साथ, तब तक हम बात कर रहे हैं, ढूंढ लीजिए। जब तक आप ढूंढिए। अब जरा सोचिए कि फिल्म के क्लाइमेक्स में गाना है और एस.डी. बर्मन ने उस गाने को खुद गाया। वो गाना किसी पर, आप देखेंगे कि एक वो पोर्ट है और पोर्ट के बाहर एक व्यक्ति गा रहा है और दुविधा है, वो प्रॉपर दुविधा, और मत खेल जल जाएगी अब जरा कहती है आग मेरे मन की, तू बंदिनी पिया की। तो आप जरा सोचिए कि किस तरह से शैलेंद्र उस क्लाइमेक्स को गीत में बदल देते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है और हिंदी सिनेमा का ये बहुत एक दुर्लभ गाना है जहां एक गाने के जरिए ऐसा इंटेंस क्लाइमेक्स बना गया है और हम ये सोचते हैं कि जहाज छूटा जा रहा है, कल्याणी जहाज तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हमको पता है कि अंत क्या होने वाला है, लेकिन हम उसका इंतजार करते हैं। और इसमें एक सेकेंड इसमें एक मजेदार बात और भी है जो मैं थोड़ा सा बदमाशी वाला भी एंगल देखता हूँ। एस.डी. बर्मन चूंकि म्यूजिक डायरेक्टर है, हर अच्छा गाना जो फिल्म का सबसे नगीना गाना है वो ना मोहम्मद रफ़ी को मिलता है, ना हेमंत कुमार को मिलता है, ना मन्ना डे को मिलता है, वो खुद गाते हैं। इसमें गाते हैं ओरे माझी, सुजाता में गाते हैं सुन मेरे बंधु रे, आराधना में गाते हैं सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए, गाइड में गाते हैं वहाँ कौन है तेरा। जो सबसे बड़ा माल है जिसमें उनको लगता है वो न लता गा सकती है ना रफ़ी गा सकते, वो दादा गाएंगे। लेकिन एक और चीज है, रुक जाइए, हम अभी नहीं बजाने देंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब दादा गा लेते हैं उस गाने को, उसके बाद हम उस गाने की किसी और आवाज में कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे साजा ने उस पार तो एस.डी. बर्मन का ही गाना है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर एस.डी. बर्मन का ही गाना है, सुन मेरे बंधुरे भी एस.डी. बर्मन का ही गाना है, अल्लाह मेघ दे सफल होगी तेरी आराधना, जिंदगी है जिंदगी तेरे हैं कितने रूप, ये सब सचिन देव बर्मन के सिवा कोई नहीं गा सकता था। चलिए गाना सुनते हैं। न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे
माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। भाई जब हमारा समय ख़त्म हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि हम तो रात भर बात करते रहेंगे। हम लोगों को इतना मज़ा आता है, और ये मज़ेदार बात है कि यतीन्द्र अयोध्या से आते हैं, मैं मुंबई से आता हूँ, हम किसी शहर में मिलते हैं और हमारी जब महफिल जमती है तो यूँ लगता है जैसे हम किसी रिहर्सल के साथ बैठे हैं। हम लोग कोई ऐसा रिहर्सल कतई नहीं करते, है। कोई तैयारी नहीं करते, बैठ जाते, पता भी नहीं होता कि ये बात जाएगी कहाँ। तो अब काला बाजार की बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि उससे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। लेकिन यहाँ मैं एक जीवन दर्शन की बात करता हूँ कि हीरो काला बाजारी करता है और हीरोइन एक ईमान वाली लड़की है। हीरो को पता है कि वो इस रूप में उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। जिंदगी में एक दुविधा की स्थिति आती है। वो घर में जाता है तो देखता है कि माँ और बहन भगवान के आगे बैठकर भजन गा रही हैं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं। और आप इस पंक्ति को रोक दीजिए, अभी वो आप गाना इस निकाल पंक्ति देना को जरा सुनिए कि थम गया पानी जम गई काई। अब देखिए जिंदगी का कितना आम रूप है। हम जिंदगी में हमेशा देखते हैं कि जो रुका हुआ पानी है वहाँ काई जम जाती है। थम गया पानी जम गई काई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई, मेरे दिल ने ही जाल फैलाए, अब किधर जाऊं मैं किधर जाऊं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं। एक और दिलचस्प घटना होती है कि ट्रेन में हीरो हीरोइन जा रहे हैं। रुक जाओ, ट्रेन में हीरो हीरोइन जा रहे हैं और ऊपर की बर्थ पर हीरोइन है और हीरो को अपने दिल की बात कहनी है, लेकिन सीधे नहीं कहनी है। तो वो ऊपर वाले को मीडियम बनाता है और वो कहते हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। फिर एक दिलचस्प चीज़ आती है कि एस.डी. बर्मन आर.डी. बर्मन को, जो कि एक 16-17 साल के नौजवान हैं, भेजते हैं शैलेंद्र के पास कि जाओ गाना लेकर आओ। और शैलेंद्र उनको लेकर अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, कहते हैं ज़रा ये काम कर लूँ, ज़रा ये काम कर लूँ। आर.डी. बर्मन इस बात से परेशान है कि गाना लेकर नहीं गए तो पिताजी बहुत डांटेंगे और बहुत मार पड़ेगी। दूसरी तरफ शैलेंद्र हैं कि गाना ही नहीं लिख रहे हैं, वो इधर घुमा रहे हैं उधर घुमा रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहते हैं अब तो रात हो गई, चलो जुहू बीच चलते हैं। अब ज़रा 1960 के ज़माने का जुहू बीच, रात में अंधेरा हो गया है। जुहू बीच शैलेंद्र की प्रिय जगह है, वो वहाँ टहल रहे हैं और आर.डी. बर्मन से कहते हैं कि सिगरेट की डिब्बी है। आर.डी. बर्मन सोचते हैं इनको कैसे पता चला कि मैं सिगरेट पीता हूँ, डर जाते हैं कि ये तो बापू को बता देंगे। लेकिन वो शैलेंद्र मांगते हैं सिगरेट का एक कागज़ है। वो कहते हैं कि तुम ज़रा ट्यून सुनाओ। तो आर.डी. बर्मन डिब्बी को थपथपा के ट्यून सुनाते हैं और फिर शैलेंद्र लिखते हैं, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, जुहू बीच है, चांद चमक रहा है, सुनसान समंदर का किनारा। और सिर्फ ये लाइनें देके कहते हैं कि तुम जाओ मुखड़ा हो गया। रुक जाइए, जल्दी मत कीजिए। वो कहते हैं कि जाओ मुखड़ा हो गया, अंतरे में बाद में लिख के दूंगा। जरा सोचिए तो कि कैसे कैसे कालजयी गाने कैसी कैसी घटनाओं के साथ बने हैं। अब बजाइए, तसल्ली से बजाइए। सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। अब फिर आपको लेके चलते हैं उनके उदासी भरे फिलोसॉफिकल टोन के गानों की तरफ। पतिता का एक गाना है, मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। लता मंगेशकर ने ये गाना, 2 गाने उन्होंने अपने जीवन में ऐसे गाए कि उस गाने के अवसाद में इस तरह डूबी कि उन्होंने वो फिल्म ही नहीं देखी कभी। एक पतिता, मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए शैलेंद्र, और दूसरा साधना, जिसका बहुत ही मार्मिक गीत है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मैं चाहूँगा कि मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, नहीं, औरत ने जन्म दिया तो शाहिद साहब हैं, ये शैलेंद्र। मिट्टी से खेलते हो जब मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। मुझे लगता है कि जब तक वो ढूंढते हैं, पतिता का जिक्र किया आपने तो मुझे ये जरूरी लगता है कि शैली
जो इंग्लिश पोएट थे वो शैलेंद्र के इतने पसंदीदा थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी शैली नहीं रखा था, शैली रखा था। और शैली की वो एक पोएम है, स्वीटेस्ट आर द सॉन्ग्स दैट सेज, उस पर उन्होंने गाना लिखा है, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। एक अंग्रेजी कविता को हिंदी के एक लोकप्रिय गाने में बदल देने का जादू भी उन्होंने इसी फिल्म में किया था, जिसके मिट्टी से खेलते हो बार बार किसली का जिक्र किया। मिट्टी से खेलते हो बार बार किसलिए, टूटे हुए खिलौनों से प्यार किसलिए, टूटे हुए खिलौनों से प्यार किसलिए, मिट्टी से खेलते हो बार बार किसलिए। जरा सोचिए देखिए हम लोगों की टेलीपैथी कि इन्होंने मुझसे कहा कि आम्रपाली की बात करें, और मैं तकरीबन तय कर चुका था कि मैं आम्रपाली की ही बात कर रहा हूं, हमारा कोई संवाद नहीं हुआ था। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूं, आम्रपाली फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी तय है, सारे म्यूजिशियंस आ चुके हैं, लता मंगेशकर आने वाली हैं। स्टूडियो में राज कपूर का फ़ोन आता है, शंकर जयकिशन के शंकर फ़ोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि कौन सा गाना बना रहे हो। राज कपूर को बताया जाता है कि ये गाना, और राज कपूर ये आदेश देते हैं कि ये गाना हमारा हुआ। जिस व्यक्ति ने शंकर जयकिशन का करियर बनाया हो, उन्हें पहला मौका दिया हो, वो व्यक्ति अगर कोई गाना मांगे तो मना नहीं किया जा सकता है। अब गाना नहीं है, म्यूजिशियंस हैं, लता मंगेशकर हैं, स्टूडियो है और निर्देशक हैं और शैलेंद्र हैं। अब बहुत ज़्यादा घबराहट है कि अब क्या होगा। जब तक सोचते हैं कि क्या करें, तब तक लता जी आ जाती हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए। ईमानदारी से ये कहा जाता है कि गाना तो था, लेकिन राज कपूर का आदेश है कि वो गाना मुझे दे दिया जाए, तो अब गाना नहीं है। लता जी हारमोनियम अपने पास सरकाती हैं, कुछ गुनगुनाती हैं, कहती कि ये ट्यून कैसी रहेगी, और शैलेंद्र उस पर मुखड़ा लिखते हैं, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। अब मुखड़ा है, अंतरा नहीं है। लता जी को आगे रिकॉर्डिंग करने जाना है। लता जी कहती हैं कि लंच के बाद 4 बजे फिर से मिलते हैं, 4 या 5 जो भी समय तय हुआ। अब मुखड़ा है, गाना नहीं है। शैलेंद्र कहते हैं कुछ करते हैं। लेक टंडन अपनी गाड़ी में लेके शैलेंद्र को आर्य मिल्क कॉलोनी लेके जाते हैं। शैलेंद्र खाना ऑर्डर करते हैं, बियर ऑर्डर करते हैं, बियर पीते हैं, तब भी गाना नहीं होता। फिर लेक टंडन से कहते हैं कि कहीं और घूमने चलो, कहीं और घूमने जाते हैं, गाना नहीं होता। अब टेंशन बढ़ता जा रहा है, लता जी आएंगी, गाना नहीं है, सुबह भी नहीं था, दोपहर को भी नहीं है, और लता जी जैसी गायिका की डेट मिलनी कितनी मुश्किल है। आम्रपाली फिल्म का ये गाना है। ये लोग स्टूडियो वापस लौटते हैं। लेक टंडन कहते हैं आप कविराज आप संभालो, मेरे बस का नहीं है। वो कहीं जाके छिप जाते हैं। स्टूडियो के कांच के उस पार से देखते हैं कि लता जी आई हैं और शैलेंद्र लता जी से कुछ बात कर रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं। लेक टंडन ये सोचते हैं कि माफ़ी मांग रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, लता जी को मना रहे होंगे, और जब स्टूडियो के माइक्रोफोन को थोड़ा सा दबा के वहाँ की आवाज़ सुनी जा सकती है, वो जब सुनते हैं तो लता जी की आवाज़ सुनाई देती है। 2 ही अंतरे हैं ना शैलेंद्र जी। लेक टंडन हैरान रह जाते हैं कि ये आदमी दिन भर घुमाया इस आदमी ने, और स्टूडियो में ले जाके ऐसे लिख दिया जैसे कि रट के आया था। और अब जरा इस गाने की पंक्तियां सुनिए। अरे रुक जाओ बाबू, रुक दूसरा जाओ, गाना सुनाने रुक जाओ बाबू। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, यह है प्रेमियों की नगरी। पर इसके अंतरे देखिए, कितने कम शब्दों में वो बात कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। और फिर वो लिखते हैं, जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। और तीसरे अंतरे में वो लिखते हैं, ज्ञान की सीमा कैसी ज्ञानी, गागर में सागर का पानी, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। अब जरा सोचिए कि एक गीतकार दिन भर घुमाता है और उसके बाद धड़ाधड़ ऐसे लिखता है जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हो, और गाना बन जाता है। सुना सकते हैं तो और सुनाइए। मुझे लगता है कि इसको रोक दो, इसकी तो कहानी सुना दी गई। इस फिल्म का सबसे महान गीत बजाओ, नील गगन की छाओं में। मुझे लगता नहीं कि ऐसे एक्सपेरिमेंटल टोन के गाने बनते रहे होंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और क्या गाना है और क्या शब्दावली है। इस गाने के बाद अगर कोई गाना मुझे इस स्टैंडर्ड का लगता है तो वसंत देव का लिखा हुआ गाना उत्सव का, नीलम के नभ छाई बुखराजी झांकी। सुनिए ये गाना। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ये गाने का एक्सपेरिमेंटेशन सुनिए और वर्डिंग सुनिए।
पंछी बन उड़ पीछे करो, पीछे करो। नील गगन हाँ। बस 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 सही है, चलने दो। रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। अब आम्रपाली के बाद मुझे लगता है कि चूंकि हम यहाँ हैं तो हम रेणु की बात करें और हम तीसरी कसम की बात करें और हम उसका गाना भी सुने। लेकिन यहाँ ये भी बात है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, बासु भट्टाचार्य एक किताब पढ़ रहे थे जिसका नाम था 5 लंबी कहानियाँ। शैलेंद्र जी ने कहा बाशु क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर किताब है, इसे आप भी पढ़िए। शैलेंद्र बाशु से वो किताब लेके जाते हैं और वो पढ़ते हैं मारे गए गुलफाम और ये तय करते हैं कि उन्हें इस पर फिल्म बनानी है। राज कपूर कहते हैं कविराज ये फिल्में बनाना हम जैसे कारोबारियों का काम है, आपके बस का नहीं है, आप बहुत तकलीफ झेलोगे। शैलेंद्र कहते हैं नहीं मैं ये फिल्म बना के रहूँगा। राज कपूर कहते हैं कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ। शैलेंद्र कहते हैं नहीं ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूँगा। तब फणीश्वर नाथ रेणु ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, उनसे संवाद होता है। वो सारा संवाद अब मौजूद है, वो चिट्ठियाँ मौजूद हैं जो शैलेंद्र ने लिखी, रेणु ने लिखी। पटकथा तैयार होती है, फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। ये वो फिल्म है जिसने शैलेंद्र को बहुत सारे धोखे दिए, प्रोडक्शन के लोगों ने शैलेंद्र को धोखे दिए। इस फिल्म में बहुत सारा खर्च हो गया, शैलेंद्र की पत्नी के जेवर, घर का ज़रूरी कीमती सामान सब बिक गया। लेकिन तीसरी कसम बन के रही। और ज़रा देखिए कि एक से बढ़कर एक गाने शैलेंद्र ने लिखे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि शैलेंद्र ने 2 बहुत गजब के लोकगीत दिए हैं जो कभी लोक में थे ही नहीं, फिल्मों से आए मॉडर्न लोकगीत हैं। एक तो चलत मुसाफिर और दूसरा हम पीछे जाएंगे और मधुमती के गाने की बात करेंगे, बिछुआ की। तो पहले चलत मुसाफिर सुनते हैं, फिर यतीन्द्र भाई बिछुआ की बात करेंगे और इनकी बातों को सुनकर आप समझेंगे कि बिछुआ हेलो। कितना पेचीदा, कितना अद्भुत गाना है। हेलो 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 हेलो। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कन्या, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। धन्यवाद। जिस बिछुआ गाने की बात आपने कही वो बहुत एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग है। बिछुआ आप निकाल लें, बिछुआ क्यों कर लेता? लता मंगेशकर और मन्ना डे, और इसमें बहुत सारा जैज़, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन, असम का ढोल, कबाका और तमाम चीज़ें बजाई जाती हैं, बांसुरी। और जब पीपल छैया बैठी पल भर हाय रे, घर भर के गगरिया
बैठी पल भर हाय रे लता मंगेशकर करती हैं, तो उस समय तार शहनाई और बांसुरी बजती है और सब रोक दिया जाता है। पूरा गाना का बेस पियानो है, ट्रम्पेट, अकॉर्डियन, उसका असम का घोल, और ये सारी चीज़ें करते हुए जिस तरह से पोएटिक ढंग से शैलेंद्र लिखते हैं, और गाने की तैयारी में सारी प्रैक्टिस हो गई। लता मंगेशकर, मन्ना डे ने सब प्रैक्टिस कर लिए। दूरदर्शन में इंटरव्यू पड़ा भी है मन्ना डे का। जब फाइनल टेक के लिए शैलेंद्र बैठे हैं, सलील चौधरी बैठे हैं, दोनों लोग गा रहे हैं, तो लता जी ने वहाँ एक युक्ति लगाई, उई 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 बोल गई, और मन्ना डे भूल गए अपना वर्जन। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं था, ये तो प्रैक्टिस में नहीं था, तो फिर गाना रोका गया। तो उन्होंने कहा कि माता पहले ये क्लियर करो कि ये गाना जैसे सिखाया गया वैसे, तो सलील चौधरी ने कहा नहीं, आप अपने ढंग से इम्प्रोवाइज करो, आप अपने ढंग से इम्प्रोवाइज करो। तो गाने को गाते समय इन लोगों ने उसका पैटर्न बदला है। ये है एक और बिछुआ। चीज़ जोड़ते हैं कि मैंने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता का एक इंटरव्यू सुना सलील चौधरी का, जिसमें सलील चौधरी ये कहते हैं कि उन्होंने दार्जिलिंग के इलाके में एक नेपाली चौकीदार से एक गाना सुना था, और उसकी ट्यून शैलेंद्र जी को सुनाई, तो वो कुछ इस तरह से सुनाई थी, दर 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 रा 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 रा, इस तरह से उन्होंने कुछ किया था, दर रा रा करके, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ट्यून सुनाते हैं। ज़रा सोचिए कि एक छोटी सी ट्यून के टुकड़े को शैलेंद्र ने इतने अद्भुत गाने में बदल दिया। बजाइए। टिपिकल असम का फोक यहाँ पे आता है, तार शहनाई। घर के गगरिया हाय रे, हाय रे, हाय रे, हाय रे। ये होय होय होय, ये बाद में जोड़ा गया है। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के जा रे छू। जरा देखिए कि कैसे एक ट्यून से एक पूरा फिल्मी लोकगीत बना दिया जाता है, और लोग ये मानते हैं कि ये गाना कहीं किसी फोक से आया है, जबकि ये सच नहीं है। प्रशांत जी की फरमाइश पर एक किस्सा सुना रहा हूँ। शैलेंद्र और शंकर जयकिशन का बड़ा गहरा नाता था, रोज मिलने का नाता, और ये प्रण किया था शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र से कि हम आपके बिना कोई फिल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री के अपने चलन हैं। कोई एक मोड़ ऐसा आता है जहां शंकर जयकिशन किसी और गीतकार के साथ एक फिल्म साइन कर लेते हैं। शैलेंद्र बहुत नाराज होते हैं। एक होटल में शैलेंद्र एक पेपर नैपकिन उठाते हैं। कहीं दूर शंकर जयकिशन दूसरी टेबल पर बैठे हैं। वो एक पेपर नैपकिन पर लिखते हैं,
छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। और बैरे को कहते हैं जाके शंकर जयकिशन को दे आओ। शंकर जयकिशन ये पढ़ते हैं तो बहुत पानी पानी होते हैं और कहते हैं कविराज ज़रा समझिए कि मामला ऐसा था, हम जिंदगी भर साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। और वो अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं और ये गाना बनता है बाद में आगे चलकर फिल्म में, छोटी सी ये दुनिया। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। हाँ आनंद जी, कितना समय बचा है? ठीक है। रंगोली का ये गाना था, रंगोली का एक बहुत महान गाना अलग से है, जाओ जाओ नंद के लाला तुम झूठे तो उसे ना बोलूँगी। मतलब शैलेंद्र के बारे में कितनी भी बात करो, करते जाओ। ये जिस देश की गंगा बहती है पे आने वाले हैं, उसके पहले मैंने एक गाना का फरमाइश की थी, आप लोगों को सुना दूँ। कम प्रचलित गाना है, एस एन त्रिपाठी का म्यूज़िक है, फिल्म है कुंवारी। आप गाना सुनिए, फिर आप इसको तय करिए शैलेंद्र कहाँ खड़े हैं। जाओ जाओ नंद के लाला लगा दिया। अच्छा जाओ जाओ नंद के लाला तुम झूठे, तुमसे ना बोलूंगी। जाओ जाओ नंद के लाला तुम झूठे। ऐसे में नहीं पागल हुआ लता मंगेशकर के चक्कर में। दूसरा कुंवारी का भी सुनाइए जो मैंने आपको भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना फोक का, अवधी फोक का एक बिल्कुल एपिटोम पे खड़ा हुआ गाना है। आपके जिस पास तरह है से गाना कुंवारी फिल्म का? कुंवारी का मैंने बताया था। जैसे जिस देश, अरे सॉरी, गंगा मैया तोरे पे चढ़ी हुई में भोजपुरी है, इसमें अवधी है और ये शैलेंद्र का लिखा हुआ है। क्या बात है। आप लोगों ने कुछ ने सुना होगा ये गाना। जल भरी गगरी साथल के दियरुआ, बलमा बसे परदेस रे। जल भरी गगरी साथल के दियरुआ, बलमा बसे परदेस रे। आके हम लोग तो ज्यूक बॉक्स हैं, बजते रहेंगे बजाते रहेंगे, बस आपके अंदर एक चिंगारी पैदा कर रहे हैं। बाकी जाके यूट्यूब पे मेहनत करिएगा आप लोग। अनंत विजय जी खड़े हो गए, लेकिन फिर भी एक मज़ेदार गाने की बात आपसे साझा करता हूँ। इस गाने को आपने नहीं सुना होगा, हालांकि यहाँ मैं वो गाना नहीं सुनवा रहा हूँ, आप लोग ढूंढ के सुन लीजिएगा। एक फिल्म आई थी एक फूल चार कांटे, जिसमें शैलेंद्र ने एक इंग्लिश गाना लिखा था, ओ माय ब्यूटीफुल बेब ऑफ बॉम्बे। और वो पूरा अंग्रेजी गाना है, जिसे इकबाल सिंह नाम के एक नेवी के फौजी ने गाया था। इस चक्कर में वो बेचारे नेवी में मुसीबत में आ गए थे फिल्मी गाना गाने के चक्कर में, लेकिन अद्भुत गाना है। तो शैलेंद्र ने जहाँ अवधी भोजपुरी मज़ाहिया गाने लिखे, वहाँ ओ माय ब्यूटीफुल बेब ऑफ ब्रॉडवे जैसा गाना भी लिखा है। और अब मैं जिस देश में गंगा बहती हूँ इसका एक मजेदार पहलू और बता दूं, जैसे वो नेवी के उसमें आ गए थे
उमराव जान फिल्म बन रही थी, ये उससे अलग प्रसंग है। तो मुजफ्फर अली ने अपने सब दोस्तों को बुलाया कि भाई दिल चीज़ क्या है, मैं सब नवाब बन के बैठना है, सब अचकन पहन के। तो एक इंटर कॉलेज के वो थे प्रधानाचार्य, उन्होंने एक हफ्ता छुट्टी ली कि मैं बीमार हूँ और वो अचकन पहन के फिल्म की शूटिंग में आ जाएं, और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि मेरी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, छुट्टी उट्टी ग्रांट हो गई। जब उमराव जान प्रदर्शित हुई और प्रिंसिपल साहब स्क्रीन पे दिखाई पड़े खोपड़ी हिलाते हुए, तो उनको उसके स्कूल ने सस्पेंड कर दिया था। तो अब जिस देश में गंगा बहती है का जिक्र एक बहुत स्पेशल गाने के लिए है, और इस गाने को थोड़ा कम सुना जाता है, लेकिन रेफरेंस के साथ बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये गाना ऐसा है जहां एक पूरी महफिल जमी है, वहां डाकू भी हैं, वहां राजू भी है, वहां हीरोइन भी है, और हाँ, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। बिल्कुल, चलो इसको तो बजाएंगे अभी। जरा देखिएगा कि डाकू राका गाता है आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ये गाना बिल्कुल डायलॉग बाजी की तरह है। अब जरा देखिए कि राजू इसका जवाब क्या देता है। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, इसका जवाब पतंगा अच्छा है, तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए चल जाता है, वो प्यार में जीत हो जाता है पर नाम अमर कर जाता है। अब नायिका जो है उसकी सहेली एक बात कहती है कि हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर क्या दिया प्यार के नाम ने। अब डाकू जो है अपनी बात कहते हैं कि हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया, हम मौज में जब भी लहराए, सारा जग डर से थर्राया। लेकिन राजू कहता है हम छोटी सी वो बूंद सही, सीप ने जिसे अपनाया, खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया। बजाओ भैया दरअसल प्रील्यूड बहुत लंबा है, थोड़ा आगे आधी रात हो जाएगी। इसमें गीता दत्त, लता जी, मुकेश मन्ना डे सब हैं। जल जाता है होय 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 होय। वो प्यार में मिट तो जाता है, पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। समाप्ति पे तो जो मैंने गाना दिया था उसके बगैर, वो नेशनल एंथम है शैलेंद्र की, उसके बगैर शैलेंद्र पूरे नहीं होते। वो शैलेंद्र उसी तरह से पूरे होंगे जैसे साहिर के साथ मन रे तो काहे नधीर धरे होता है, या इंदिवर के साथ होता है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, या आनंद बख्शी के साथ होता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। शैलेंद्र के लिए वही गाना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बजा दीजिएगा जब हम समाप्त करेंगे। ये अंतिम में कुछ आप बोलने जा रहे हैं। अब मुझे अभी रुक जाइए, 3 सवाल लेते ले हैं। लीजिए। आपके सवाल से बेहतर हमारी परफॉर्मेंस है सर, तो हम लोग नीचे आएंगे सवाल देने। मैं ये कहना चाहता हूं कि शैलेंद्र का एक गाना जो बहुत अनसंग हीरो है, एक बहुत छिपा हुआ जेम है, वो है मेरे मन के दिए, जो परख का गाना है। उसके बोल कितने प्यारे हैं, इससे मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। फिर यतीन्द्र जी जो गाना करना चाहते हैं, मेरे मन के दिए यूं ही घुट घुट के जल तू मेरे लाडले। लेकिन ये जो बात है ये मुझे लगता है कि मुझे बहुत छूती है कि खाक हो जाएं हम प्यार के नाम पर, खाक हो जाएं हम प्यार के नाम पर, प्यार की राह में रोशनी तो रहे। और तारों को लेके जो शैलेंद्र कहते हैं कि आग के फूल आंचल में डाले हुए कब से जलता है वो आसमां देख ले मेरे मन के दिए। मुझे लगता है कि शैलेंद्र एक टिमटिमाता हुआ दिया है जो जिंदगी की राहों में हमें रोशनी दिखाते रहते हैं, और ये किताब शैलेंद्र को हमारा विनम्र नमन है। बात बहुत सारी है, हम लोग समय से आगे जा चुके हैं। शैलेंद्र जन्म शताब्दी स्मरण हो रहा है, और ऐसे समय में हो रहा है जिस समय उनकी एक बहुत कालजयी फिल्म उनकी लिखी आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। दैनिक जागरण परिवार का आभार है, आप दोनों कलाकारों का, आपके संगतियों का आभार है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जी
नहीं, ये क्या है, जैसे आज तो हम लोगों के पास, जो मुझे लगता है ये एक हाइपोथेटिकल आंसर होगा, कई दफ़ा यात्रा करते हुए कुछ करते हुए कोई बात खौंचती है तो आप अपने नोट पैड पे या फ़ोन पे लिख लेते हैं या वॉइस रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। आपके ही अखबार के लिए मैं कॉलम लिखते हुए कई बार मुझे कॉलम के लिए उसकी शीर्षक नहीं सूझता, लेकिन चलते फिरते काम करते किसी एब्सर्ड समय में भी सूझता है, जब आपके पास ना कलम है ना पेन है, तो फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया कि इसको लिख लेंगे। मुझे लगता है उस ज़माने में बहुत सिंपल सब रहता था। खुद 555 के सिगरेट पे मास्टर गुलाम हैदर ने वो गाना बनाया था, बेदर्द तेरे दर्द को बिल्कुल, सीने से लगा बल्कि प्रदीप जी ने मेरे वतन के लोगों के पहले जो पंक्तियां हैं, जरा आंख में भर लो पानी, वो भी वो राह से जा रहे थे, उनको गाना सूझ नहीं रहा था। तो क्योंकि ये कहा गया था कि गाना तो ठीक है लेकिन उसके पहले एक रुबाई देनी है, तो उन्होंने पान की एक दुकान से एक चिटकी लेके उसमें वो पंक्तियां लिख ली थी। तो क्या होता है कि ये क्रिएटिव अर्ज, एक रचनात्मक विस्फोट होता है। उस समय कोई कागज हो ना हो, हथेली पे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 आंखें 12 हाथ के सेट पे वो सांड से घायल होकर के अस्पताल में पड़े थे वी शांताराम, तो उनको बीमारी में पड़े पड़े नवरंग फिल्म की कहानी सूझी, और वो सारा जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता था, नर्सेज आती थी, रोज़ उनको नोट कराते थे, और बाद में जब वो अस्पताल से रिहा हुए, मतलब निकले 1 महीने के तकलीफ के बाद, तो वो सारा वो बंच कागज का अस्पताल का दिया गया कि आपने कुछ कुछ लिखाया था। लौट के आए राजकमल स्टूडियो में तो पता लगा ये तो नवरंग फिल्म की स्टोरी डेवलप हो गई है। और नवरंग फिल्म आप देखें तो शुरुआत में वी शांताराम आके खड़े होकर के ये बात स्वीकारते हैं, उसके बाद नवरंग फिल्म शुरू होती है। तो ये तो होता रहता है। और शैलेंद्र जी को हमारी सब की तरफ से अकीदत, प्रणाम, श्रद्धांजलि। ऐसे फनकार जल्दी होंगे नहीं, और जिन्होंने तमाम तरीके से अपना रंग फैलाया, उनका एक नेशनल एंथम जो मैं कहता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, वो सवाल बेचारा बंदा, रेणु के लिखे हुए। रेणु के लिखे हुए। जितनी पंक्तियां कहानी में मौजूद हैं उनको फिर शैलेंद्र ने देखा कि कहाँ गाने की जगह बनती है, उन्होंने उस पर फिर आगे गाना लिखा। ये तो उन्होंने स्वीकार किया है। बहुत धन्यवाद। कोई गाना बजा रहे? हाँ, किसी की हाँ वही है, प्रील्यूड लंबा है। ये है शैलेंद्र।